Hello and welcome everybody. Talking about the textile and iron and steel industry, we know that the craft and industries of India during the British rule, they were mainly focused on two areas. First is textile, second is iron and steel. Now both of them are actually very important for improvement and development of any nation or any territory. Both these industries were crucial for the industrial revolution in the modern world. Mechanized production means production using machineries of cotton textiles made Britain the foremost industrial nation in the 19th century. तो ब्रिटेन ने कॉटन के कपड़ों का मशीन से जो प्रोडक्शन शुरू किया, इसकी वजह से ब्रिटेन इंडस्ट्रियल नेशन बन गया 19th सेंचुरी का. Moreover, it also controlled the and when its iron and steel industry started growing from the 1850s, Britain came to be known as workshop of the world. दूसरा उन्होंने आयरन और स्टील इंडस्ट्री इस पर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया और जितनी भी चीज़ें थी जो डेवलपमेंट में हो रही थी, जो बन रही थी, वो सारी ही आयरन और स्टील से बनाई जा रही थी. और क्योंकि उसके पास उसका मैक्सिमम कंट्रोल ब्रिटेन के पास था, तो ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया. आज तक इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हो सकता है पूछा जाए. इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हमेशा आया है और वो क्वेश्चन क्या आया है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन इस टॉपिक से पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन आपको ज़रूर होगा और वो इसी शीट से होगा, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा. In this diagram we can see the ships which are coming to the port of Surat in the 17th century. और 17th century में हम देख रहे हैं कि ये बड़े बड़े शिप्स हैं, इसमें रॉ मटेरियल वगैरह लेकर ये सूरत का जो पोर्ट है वहाँ पर ये आ रहे हैं. Let us now start about the basic ideas about industrialization. The industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization of India. तो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसका ब्रिटेन के इंडियन कॉन्क्वेस्ट और इंडियन कॉलोनाइजेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है. कैसे है अभी आप देखेंगे आगे चल के. रॉ मटेरियल्स के साथ साथ लेबर्स भी यहाँ पर उन्हें मिले. द English East India Company's interest in trade led to occupation of territory and how the pattern of trade changed over the decades. यहाँ पर ज़रा पास्ट की इन्होंने बात बता रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने इंडियन कॉन्टिनेंट में पहुंची और बिजनेस करते करते उन्होंने यहाँ की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना शुरू किया और टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते करते धीरे धीरे उन्होंने इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया. दैट इज़ द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. इन द लेट 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe, making profits through this sale. So we know that कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो यहाँ से सिल्क, कॉटन और स्पाइसेस, ये तीन चीज़ें खरीदती थी और इंग्लैंड और यूरोप में जाकर बेचती थी और इसी से अपना वो व्यापार, अपना वो ट्रेड करती थी. विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन टू सी इंडिया एज अ वास्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. अब जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत ही हैवी क्वांटिटी में होने लगा. जब चीज़ों का प्रोडक्शन हैवी क्वांटिटी में होने लगा तो ब्रिटेन के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जितने भी उद्योगपति थे, जितने भी बड़े व्यापारी थे, उनको लगा कि सामान तो हमने बना दिया लेकिन इसको हम बेचेंगे कहाँ. तो उनको ख्याल आया इंडियन मार्केट का कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें बहुत ज़्यादा कंजम्पशन भी है. अब क्योंकि एक वास्ट मार्केट है तो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का सबसे अच्छा ये मार्केट है.
and over time the manufactured goods from Britain began flooding to India. अब धीरे धीरे जो भी सामान ब्रिटेन में बनने लगा वो इंडिया में आने लगा. क्यों? क्योंकि इंडिया उसका एक बहुत बड़ा मार्केट था. और बात ये 18th सेंचुरी की नहीं है, 21st सेंचुरी में भी अगर आप वर्ल्ड में देखो तो इंडिया एक सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है. चाहे वो चाइनीज गुड्स की बात हो, चाहे वो यूरोपियन डिफेंस आर्म्स हो, चाहे वो अमेरिकन आईटी कंजम्पशन हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंजम्पशन हो, किसी भी चीज का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है. Now before we start and engage ourselves in understanding the process of industrialization in Britain and pumping of the commercial goods from Britain to India, before that let us understand our own market and its reputation globally. इससे पहले कि हम ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझें कि कैसे ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा मार्केट, उनके गुड्स का बहुत बड़ा मार्केट इंडिया बना, उससे पहले हम इंडियन मार्केट को समझते हैं कि उसकी क्या साख थी, क्या उसकी इमेज थी इस पीरियड पे या इस पीरियड से पहले. अराउंड 1750 वी नो बैटल ऑफ प्लासी. अराउंड 1750 की ये बात कर रहे हैं. बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वर्ड बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के पहले की बात चल रही है, जब ब्रिटिश ने बंगाल को कॉन्क्वर किया उससे पहले. इंडिया वॉज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स. इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था कॉटन के कपड़ों में. Indian textiles had long been renowned both for their fine quality and exquisite craftsmanship. जो इंडिया में जो कपड़े, जो कॉटन के कपड़े बनाए जाते थे, सिल्क के जो कपड़े बनाए थे, तो उनकी क्वालिटी और उनकी कारीगरी का पूरी दुनिया में बोलबाला था. They were extensively traded in Southeast Asia, जावा, सुमात्रा, पेनांग एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया. बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड रहती थी, एक्सटेंसिवली इनकी सेल होती थी. कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं, आज तक इस पर क्वेश्चन पूछा नहीं गया, आगे भी चांसेस कम है क्योंकि इस चैप्टर में और भी कई चीज़ें हैं पूछने के लिए, तो इस पर चांसेस शायद कर, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखिए कि इनका एक्सटेंसिव ट्रेड जावा, सुमात्रा, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, पेनांग ऐसे जगह पे होता था. क्यों होता था आप देखिए, ये दिस इज, लुक एट दिस फाइन आर्ट. This is what we are talking. 18th century we were making such cars. Patola weave, mid 19th century. Patola was woven in Surat, Ahmedabad and Patan. Highly valued in Indonesia, it became part of local weaving tradition there. इतना fine quality पटोला, और ये सूरत का काम था. सूरत में, अहमदाबाद में और पाटन में यह पाया जाता था. सो एज वी सी दैट बिफोर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, 1750 की बात चल रही है, 1757 वाज द बैटल ऑफ प्लासी, और उसके पहले की पीरियड की बात चल रही है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को एक्वायर नहीं किया, उसके पहले क्या हमारी क्वालिटी हुई थी. From the 16th century, European trading companies began buying Indian textiles for sale in Europe. और उसके पहले 16th सेंचुरी में भी जो यूरोपियन कंपनी थी, जैसे फ्रांस की और डच की और जर्मन की जो कंपनी, ये भी इंडियन टेक्सटाइल को खरीदना शुरू कर चुकी थी. Memories of this flourishing trade and the craftsmanship of Indian weaver is preserved in many words स्टिल करंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस. तो जिस तरह की कारीगरी और जिस तरह का बिजनेस हमारा फैला था, इसको कई लोगों ने संभाल के रखा हुआ है और पूरी दुनिया के अलग अलग जगह पर इसे लोगों ने संभाल के रखा हुआ है. यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लोथ फ्रॉम इंडिया
carried by Arab merchants in Mosul, which is in present day Iraq. तो पहली बार यूरोपियन ट्रेडर्स को इंडियन कॉटन तब हाथ में लगा जब वो कुछ अरब के व्यापारियों से मोसुल नाम की एक जगह जो अभी इराक में है, जो अभी इराक के अंदर आता है, वहां पर ये ट्रेड कर रहे थे कुछ अरब के मर्चेंट्स के साथ, और वहां पे ट्रेड करते समय यूरोपियन ट्रेडर्स के हाथ में इंडियन कॉटन लगा। अब इंडियन कॉटन इनके हाथ में लगा, उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था, तो उन्होंने इसको स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्टेड बिगिन रेफरिंग टू ऑल द फाइनली वोवन टेक्सटाइल एज मुस्लिन। अब ये इसका नाम मुस्लिन इसलिए पड़ा क्योंकि उस जगह के नाम पर पड़ गया। मोसुल नाम की जगह थी तो मुस्लिन उसको बोल दिया। क्या था ये? वेरी फाइनली वोवन कॉटन था ये, अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी, और बहुत प्रचलित हुआ ये वर्ड मुस्लिन, आज भी चलता है मुस्लिन। तो ये था पहला एनकाउंटर यूरोपियन ट्रेडर का इंडियन कॉटन के साथ। When the Portuguese first came to India, जब पोर्चुगीज पहली बार भारत आए in search of spices, they landed in Calicut on the Kerala coast in southwest India. वो कालीकट पहुंचे। The cotton textile which they took back to Europe, अब अपने साथ जाते समय जो वो कॉटन के जो कपड़े लेकर गए along with the spices, that came to be called कैलिको। उसका नाम उन्होंने कैलिको रखा। क्यों? डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कैलिकट, क्योंकि कैलिकट से जा रहा था तो उसका नाम उन्होंने कैलिको रखा। एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकेम जनरल नेम फॉर ऑल द कॉटन टेक्सटाइल, और कैलिको एक जनरल नाम बन गया। जितने भी कॉटन के कपड़े थे वो कैलिको के नाम से फेमस होने लगे, प्रचलित होने लगे, उनका चलन कैलिको नाम से होने लगा। नाउ देयर वर मेनी अदर वर्ड्स which point to the popularity of Indian textiles in the western market. So other than muslin and calico, the Indian cotton, there were more than hundreds of varieties of Indian textiles, and they had different names, but these two were most popular. Now we can see a page of an order book that the English East India Company sent to its representative in Calcutta in 1730. Order book means a book in which all the placed orders are written. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो इंडियन कॉटन था उनका कॉमन नेम मुस्लिन रहा और कैलिको रहा। आगे यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि किस क्वांटिटी में हमें ऑर्डर मिलते थे। 1730 का एक ऑर्डर बुक है। द ऑर्डर दैट ईयर वाज 5,89,000 pieces of cloth. Browsing through the order book, we can see a list of 98 varieties of cotton and silk. These were known by their common name in the European trade as piece goods, usually woven cloth pieces that are 20 yard long and 1 yard wide. तो ये अब तो बहुत सारी वैरायटी थी तो उनको पीस गुड्स कहा जाता था। 20 यार्ड ये लंबे होते थे, 1 यार्ड ये वाइड होते थे, चौड़े होते थे। ऑर्डर बुक देखते हैं, दिस इज द ऑर्डर बुक। अब देख सकते हैं ऑर्डर बुक है, इसमें लिखे हुए हैं कि कौन सी वैरायटी के कॉटन हमें चाहिए होंगे। यू कैन सी एट द टॉप, दिस इज अ लिस्ट ऑफ गुड्स टू बी प्रोवाइडेड इन द बे ऑफ बंगाल फॉर द थिंग्स गोइंग आउट ऑन द ईयर 1730। तो 1730 की ऑर्डर बुक है ये। आप देख सकते हैं कितने पीसेस मंगा रहे हैं ये, 6,000 पीसेस, 3,000 पीसेस, इस तरह से ये पीसेस मंगा रहे हैं। दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट, डिफरेंट टाइप्स। ये जो लेफ्ट में सबसे पहला ये इनका नाम लिखा हुआ है, ये कौन कौन से टाइप के कॉटन ये मंगा रहे हैं। And this is just one page of the order book. और आप यहां पर देखो कि इनकी प्राइसिंग कितने अच्छे से उस समय उन्होंने इसकी प्राइसिंग भी रखी हुई है कि कितने पाउंड का है, क्या उसकी प्राइसिंग है। ऑन द राइट साइड द 3 columns you can see that. और सिचुएशन ऐसी थी, द सिचुएशन वाज लाइक दिस दैट यू हैव टू प्लेस योर ऑर्डर 2 years in advance. 2 साल पहले आपको अपना ऑर्डर देना पड़ता था। एंड इट इज वेरी लॉजिकल, क्योंकि उस समय
पानी के जहाज से आते थे और आने जाने में ही करीब 9 महीने का समय लग जाता था. So they have to give the order at least 2 years in advance. और जब सामान इनका, जब ये कॉटन के पीसेस पहुंचते थे यूरोप, तो उसके बाद उनका ऑक्शन होता था, उन्हें बेचा जाता था. Next, look at the quality. Another type of weave is Jamdani weave. You can see the Jamdani weave. Jamdani weave is early 20th century. Jamdani is a fine muslin on which decorative motifs are woven on the loom, typically in grey and white. आप देख सकते हैं यहाँ पे. Often a mixture of cotton and gold thread was used, as in the cloth in this picture. The most important center of Jamdani weaving were Dhaka in Bengal and Lucknow in the United Province. अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि जमदानी कहाँ मिलता था या अलग अलग जो वेराइटीज़ है वो कहाँ मिलते थे, लेकिन हो सकता है आगे आपको एक वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस करके डाल दे, चांसेस भी कम रहेंगे इसके. जमदानी वीव. नेक्स्ट, printed cotton clothes are called chheent. In English it becomes cints, kosas or khasa and bandana. And let us now understand where are these terms coming from. It is derived from the Hindi word cheet, a cloth with small and colorful flowery design. वहां से term बना cheet. From the 1680 there started a craze for printed Indian cotton textile in England and Europe, mainly for their exquisite floral design. 1680 के आसपास ये जो फूलों के डिजाइन वाले जो कपड़े होते हैं ये काफी हिट हो गए इंग्लैंड और यूरोप में. फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चीपनेस, रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वोर क्लोथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक. तो जो इंग्लैंड की क्वीन थी वो भी इंडियन कॉटन के, इंडियन के जो बने हुए कपड़े थे वो भी उसे पहनने लगी, क्योंकि खूबसूरत भी बहुत थे और बहुत सॉफ्ट भी हुआ करते थे. सिमिलरली द वर्ड बंडाना या बैंडना now refers to the brightly colored and printed scarf for the neck or head. Originally the term was derived from the word बांधना. ओरिजिनली ये बंडाना ये कहाँ से आया? ये बांधना से आया है. हिंदी में बांधने का मतलब क्या हो गया? टाई करना, टाइंग. And referred to as a variety of brightly colored cloth produced through a method of tying and dyeing. मतलब बांध कर उसको कलर करते थे. There were other clothes in the order book that were noted by their place of origin. तो जहां पर जिस कॉटन का ओरिजिन होता था वहीं उसी के हिसाब से उस कॉटन का नाम भी रख दिया जाता था. क्या क्या ओरिजिन बताया इन्होंने? कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, ओडिशा, चारापुर. The widespread use of such words show how popular Indian textile had become in different parts of the world. तो अब इनका जो, अब देखिए ये जो टर्म है बांधना है, छींट है, ये सारे आज भी चल रहे हैं. इसका मतलब इंडियन टेक्सटाइल जो है वो कहाँ तक फैला हुआ था? पूरी दुनिया में ये फैला हुआ था. लेट अस हैव अ लुक एट वन स्मॉल पिक्चर. या दिस इज द प्रिंटेड डिजाइन, दिस इज छींट. छींट का मतलब क्या हो गया? स्प्रेड कर देना, शावर कर देना. तो इस तरह के फ्लोरल डिजाइन को पहले तो छींट को, उसी का नाम चल गया सिंट्स. Produced in Masulipattnam, Andhra Pradesh, mid 19th century. This is a fine example of type of chint produced for export to Iran and Europe. देख रहे हैं कितनी हमारी फाइन क्वालिटी की क्राफ्टमैनशिप थी यहाँ पे. यूरोप और इंग्लैंड जा रही है, अलग अलग प्लेसेस में जा रही है वो एट दैट टाइम. दिस वेराइटी वॉज चींट वेराइटी. Next, the bandhana design, early 20th century. You look at the line that runs through the middle. Now this line actually यहीं से इसे टाई किया जाता था. इस लाइन के थ्रू इसे कपड़े को बांधकर इसे कलर किया जाता था, इसीलिए ये यहाँ पर ऐसा प्रिंट बन गया है. In this ओढ़नी, two tie and dye silk pieces are seamed together with gold thread embroidery. दो अलग अलग पीसों को हमने क्या किया है? सिल्क के पीसेस को चिपका दिया गया है गोल्ड थ्रेड से, उसके बाद उसकी एम्ब्रॉयडरी कर दी गई. बांधना पैटर्न वर मोस्टली प्रोड्यूस इन राजस्थान एंड गुजरात. द अर्ली 18th century, worried by the popularity of Indian textile, wool
and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textile. अब ये इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि जो ब्रिटेन के एक्चुअल बिजनेस ओनर्स थे, जो व्यापारी थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो परेशान हो गए कि भाई सबके सब लोग तो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की ही डिमांड कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर जो बना हुआ टेक्सटाइल है उसे कौन खरीदेगा, उसका मार्केट तो खत्म हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए वहाँ के जो लोकल बिजनेस पीपल थे उन्होंने इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को बैन करने की बात कही। In 1720, the British government enacted a legislation banning the use of printed cotton textile cheat in England. अब छींट इतना ज़्यादा फेमस हो चुका था कि हर किसी को सिर्फ यही चाहिए था, छींट, और वो भी इंडिया का बना हुआ। और इसे देखते हुए जितने भी ब्रिटिश के बिजनेस पीपल थे वो परेशान हो गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और छींट को उन्होंने इंग्लैंड में बैन कर दिया। और इसी एक्ट का दूसरा नाम कैलिको एक्ट भी रहा। दिस इज अनदर नेम फॉर दिस एक्ट इज कैलिको एक्ट। नाउ आफ्टर द प्रोटेस्ट बाय द ब्रिटिश बिजनेस पीपल, एट दिस टाइम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। ये वो टाइम था जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंग्लैंड में डेवलप होने की शुरुआत हो रही थी। Unable to compete with Indian textile, English producers wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textile. अब क्योंकि वो इंडियन क्वालिटी से compete नहीं कर पा रहे थे, अलग अलग वैरायटी से, अलग अलग क्राफ्टमैनशिप से, अलग अलग उनकी कारीगरी से वो उसको compete नहीं कर पा रहे थे, उससे उतना अच्छा वो अपना प्रोडक्ट ब्रिटिश के जो बिजनेसमैन थे, ब्रिटिश के जो आर्टिसंस थे वो नहीं बना पा रहे थे। तो चाहते थे कि इंडियन टेक्सटाइल्स को बंद कर दिया जाए, वो इंडिया या ब्रिटेन में आ ही ना पाए। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो कैलिको एक्ट लगाकर इन्होंने कोशिश की कि इंडियन गुड्स की सप्लाई को यहां रोका जाए। और अब इन्होंने क्या किया कि जो इंडियन क्वालिटी थी उसकी कॉपी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को तो वही सामान चाहिए था, जो इंडियन प्रिंट्स थे वो वैरायटी चाहिए थी। तो अब इन्होंने क्या किया, इंडियन डिजाइन्स वर नाउ इमिटेटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन व्हाइट मुस्लिन एंड प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ। तब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इंडियन वैरायटी को पहले आने से रोका और उन्होंने खुद ही इंडियन वैरायटी की कॉपीज बनानी शुरू कर दी ताकि उसकी वो सेल कर सकें। और क्योंकि इन्हें इंडियन क्वालिटी से कंपीट करना था, सो दे ऑल्सो स्टार्टेड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। तो अब भाई कुछ नई नई उन्हें चीज़ करनी पड़ेगी। आजकल तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ में आपको सक्सेसफुल होना है तो उसमें कुछ ना कुछ नयापन, कुछ ना कुछ अनोखापन, कुछ ना कुछ बदलाव आपको देना पड़ेगा, चेंज आपको देना पड़ेगा। तो क्योंकि ये भी compete करना चाहते थे तो इन्होंने भी कुछ इनोवेशन करने की, और इसी इनोवेशन करने की चाहत ने 1764 में मशीन स्पिनिंग जेनी बना दी। इट वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन काय। आज तक इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा है, आगे पूछा जा सकता है। स्पिनिंग जेनी विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रेडिशनल स्पिंडल्स। अच्छा, स्पिनिंग जेनी मतलब ये क्या, बहुत तेजी से कपड़े को स्पिन करती थी और स्पिन करके जल्दी जल्दी टेक्सटाइल्स में कन्वर्ट करती थी। दूसरा एक बहुत अच्छा इन्वेंशन क्या हुआ, द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट इन 1786 रेवोल्यूशनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल वीविंग। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। इन दोनों ही, ये स्पिनिंग मशीन से और इस स्टीम इंजन से, अब कपड़ों की जो वीविंग होती थी बहुत तेजी से होने लगी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होने लगी, बहुत चीपली होने लगी। क्योंकि मशीन से कोई भी काम करेंगे कंपेयर टू किसी लेबर से कराएंगे तो मशीन तो भाई सस्ता पड़ेगा आपको मशीन से कराने में। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट, क्लोथ वुड नाउ बी वोवन इन इमेंस क्वांटिटी एंड चीपली ऑल्सो। हाउएवर, इन्होंने ये मशीन्स तो बना ली, बट इंडियन टेक्सटाइल्स कंटिन्यू टू डोमिनेट द वर्ल्ड ट्रेड
टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। मशीन बनाने के बावजूद भी जो इंडियन क्वालिटी थी उसकी डिमांड कम नहीं हुई और 18th सेंचुरी तक उनकी डिमांड काफ़ी अच्छी रही, मार्केट को उन्होंने रूल किया। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज लाइक द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश, दे मेड एनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड। और इसका पूरा फायदा डच की कंपनीज ने, फ्रेंच की कंपनीज ने, इंग्लिश की कंपनीज ने उठाया। यहाँ से सामान ले जाते थे इंडिया से, वहाँ ले जाकर बेचते थे। दीज कंपनीज परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग सिल्वर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सिल्वर, इंडिया में सिल्वर देते थे और ये चांदी और सोना के बदले ये सिल्क और कॉटन को खरीदा करते थे। और उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में पॉलिटिकल पावर ले लिया तो सोने और चांदी की भी जरूरत इनको नहीं पड़ी, ये वहीं से टैक्स कलेक्ट कर लेते थे और उसी से अपना बिजनेस भी फंड कर लेते थे। दे नो लॉन्गर हैड टू इंपोर्ट प्रीशियस मेटल टू बाय इंडियन गुड्स। Instead, they collected revenues from peasant जमींदार in India and used this revenue to buy Indian textiles। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि कैसे उन्होंने पूरे के पूरे मार्केट को कंट्रोल में ले लिया और उसके बाद उन्हें कोई गोल्ड और सिल्वर की ज़रूरत नहीं पड़ी बिजनेस के लिए। वो वहीं से टैक्स कलेक्ट करते थे, उसी से टेक्सटाइल खरीदते थे, यूरोप भेजते थे, पैसा कमाते थे। तो दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। आगे बात करेंगे एक छोटे से मैप की। इस मैप में इन्होंने ये बताया है कि कौन कौन से एरिया में क्या किस किस तरह के टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन किया जाता था। जहां जहां पर स्टार बना हुआ है, छोटे छोटे, यहां पर नीचे इन्होंने इसकी नेमिंग की है। प्लेन वाइट, जहां पे स्टार बना है वहां पे प्लेन वाइट टेक्सटाइल बनते थे। चेक्स एंड स्ट्राइप्स कहाँ बनते थे, इस तरह का सिंबल है। छींट कहाँ बनता था, डायमंड यहाँ पे। और सिल्क कहाँ बनता था, ट्रायंगल्स के पास। तो ट्रायंगल से लोकेट किया हुआ कौन कौन सा एरिया है, ट्रायंगल से लोकेट किया हुआ एरिया है बनारस में। तो बनारसी सिल्क आज भी आप सुनते होंगे। और ये गुजराती सिल्क है, ये पाटन है, जिसे पैठनी सिल्क बोला जाता है, ये आज भी फेमस है। और इधर साउथ में तो कोई सिल्क का इतना नहीं दिख रहा है। दैट्स ऑल। और बाकी के प्लेसेस में भी आप देख रहे हैं कि प्लेन वाइट, चेक, छींट, ये सारे कपड़े ये बनाते थे। इन्होंने यहाँ पर लेबलिंग की हुई है। इस पर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हमें थोड़े कम हैं क्योंकि ये मैप के बेसिस पर है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक डच सेटलमेंट का पिक्चर दिखाया जो कोचीन में 17th सेंचुरी में डच का एक सेटलमेंट है। एज यूरोपियन ट्रेड एक्सपैंडेड, ट्रेडिंग सेटलमेंट्स वर एस्टैब्लिश्ड एट वेरियस पोर्ट्स। तो बंदरगाह के किनारे इन लोगों ने अपना अपना सेटलमेंट बनाया, जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ा। द डच सेटलमेंट इन कोचीन केम अप इन द 17th सेंचुरी। नोटिस द फोर्टिफिकेशन अराउंड द सेटलमेंट। तो देखिए, आपने सेटलमेंट के साथ साथ वहाँ पे किले भी बना लिए, किलाबंदी कर दी, घेराबंदी कर दी है। फोर्टिफिकेशन करना मतलब वहाँ पे किलाबंदी कर देना। आगे बढ़ेंगे ना। इन द मैप वी सी द टेक्सटाइल प्रोडक्शन वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन 4 regions. Bengal was one of the most important centers, located along the numerous rivers in the delta. The production centers in Bengal could easily transport goods at distant places. तो बंगाल में जो प्रोडक्शन हो रहा था आराम से पानी के रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता था, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ की फैक्टर। आप सामान तो बना रहे हैं पर आप ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, तो बंगाल का जो पोर्ट का एरिया था वहां से ट्रांसपोर्टेशन होता था। Now let's also remember that early 19th century railways had not developed and roads were only just beginning to be laid on extensive scale. तो हमें ये याद रहे कि ये हम उस पीरियड की बात कर रहे हैं जहां पर रेलवेज नहीं बनी है और रोड्स का भी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। रोड्स का जो चैनल है ये भी उतना फैला हुआ नहीं है, बस उनकी शुरुआत हो रही है, रोड बनना शुरू हुए हैं। अगला ये बात कर रहे हैं डक्का की, ईस्टर्न बंगाल जो अब बांग्लादेश में है, कैपिटल है। इट वॉज द फोरमोस्ट टेक्सटाइल सेंटर इन द 18th सेंचुरी, फेमस फॉर मलमल एंड जमदानी वीविंग। मलमल वेलवेट का जो वेलवेट जो होता है उसे मलमल बोलते हैं, उसके लिए फेमस था, जमदानी वीविंग के लिए फेमस था। इफ यू लुक एट द सदर्न पार्ट वी सी द सेकेंड क्लस्टर ऑफ कॉटन वीविंग सेंटर्स अराउंड द कोरोमंडल कोस्ट स्ट्रेचिंग फ्रॉम मद्रास टू नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश।
तो साउथ में कोरोमंडल जो कोस्ट था मद्रास से आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर कॉटन की वीविंग बहुत होती थी, और वेस्टर्न कोस्ट में गुजरात वाज द वीविंग सेंटर। तो ये चार हमारे मेन एरियाज हैं, बंगाल है, ढाका है, मद्रास टू आंध्र प्रदेश जो कोरोमंडल कोस्ट है, और गुजरात है। बात करेंगे वीविंग की। वीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। तो ये जो बुनकर होते थे इनकी एक खास कम्युनिटी हुआ करती थी जो सिर्फ वीविंग का ही काम करते थे। देयर स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इनकी स्किल थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास की जाती थी। द तांती वीवर्स of Bengal, the Julahas or Momin weavers of North India, Sale and Kaikollar and Devangs of South India are some of the communities famous for weaving. आज तक इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पर हो सकता है आगे मैच द फॉलोइंग में पूछ ले, एक आध क्वेश्चन इसमें से बन जाए, फिर भी चांसेस कम है। Up next they have talked about the production or the process. The first stage of production was spinning, a work mostly done by women. The charkha and the takli were household spinning instruments. हर घर में पाया जाता था, spinning की जाती थी। The thread was spun on the charkha and rolled on takli. When the spinning was over, the thread was woven into cloth by the weaver. तो पहला जो स्टेप था स्पिनिंग का था जिसको वुमेन करती थी, और स्पिनिंग होने के बाद ये वीवर को दे दिया जाता था ताकि उससे हम क्लोथ बना सके। इन मोस्ट कम्युनिटी वीविंग वाज अ टास्क डन बाय मैन। तो मोस्टली इसको मैन करते थे। फॉर कलर्ड टेक्सटाइल द थ्रेड वाज डाइड बाय द डायर नोन एज रंगरेज। और अगर हमें कलर्ड कपड़े बनाने हैं तो जो हमारा क्लोथ था, जो हमारा थ्रेड था जिससे क्लोथ बनाया जाएगा, उसे कलर किया जाता था, उसे डाई किया जाता था, और डाई करने वाले पर्सन का नाम था रंगरेज। For printed cloth, the weavers needed the help of specialist block printers known as छिपीगार्स। अच्छा, प्रिंटेड क्लोथ अगर उन्होंने बनाने हैं तो एक खास तरह के ब्लॉक प्रिंटर्स जिन्हें छिपीगार कहा जाता था उनकी मदद ली जाती थी। हैंडलूम वीविंग एंड द ऑक्यूपेशंस एसोसिएटेड विद इट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। लाखों इंडियंस इस चीज़ में एसोसिएटेड थे, इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, जो अपना काम इससे चलाते थे। नाउ अब देखा हमने कि ये मेहनत से कैसे पूरी दुनिया में हमने अपना नाम किया, हमारे कॉटन के टेक्सटाइल्स ने, हमारे कॉटन के आर्टिकल्स ने। पर अब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें अब रिवर्स होंगी। The development of cotton industries in Britain affected textile producer in India in several ways. अब यहाँ से आप देखिए कि कैसे ब्रिटेन में जो कॉटन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट तेज़ी से होने लगा, उससे कैसे इंडियन मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ा, इंडिया के लोगों पर इम्पैक्ट पड़ा। फर्स्ट, इंडियन टेक्सटाइल्स नाउ हैड टू कम्पीट विथ ब्रिटिश टेक्सटाइल्स इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। अब तक तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, इंडियन के ही कपड़े चल रहे थे, लेकिन अब उनके कंपटीशन में ब्रिटिश के बनाए हुए कपड़े, क्योंकि उन्होंने मशीन बना ली तो मास प्रोडक्शन कर रहे थे, तेजी से प्रोडक्शन कर रहे थे। अब उनका कंपटीशन आ गया यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल के साथ ब्रिटिश टेक्सटाइल। अब ब्रिटिश टेक्सटाइल क्या कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि वो इंडियन टेक्सटाइल की कॉपी बना रहे थे, कॉपी बनाकर उसे बेच रहे थे और उसे सस्ता बेच रहे थे, चीप बेच रहे थे। क्यों? क्योंकि वो तो मशीन से बना रहे थे, तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी वो ऑलरेडी कम थी। दूसरा, भाई ब्रिटिश का जो बनाया हुआ जो कॉटन के टेक्सटाइल हैं या उनके जो कपड़े हैं वो रेडीली अवेलेबल है वहीं पर, जबकि इंडिया का यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। सेकंड, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड ऑल्सो बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट सिंस वेरी हाई ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन। दूसरा, हम देखा कैलिको एक्ट भी लग चुका था, तो अगर इंडिया से कोई सामान जाएगा या कोई टेक्सटाइल इंग्लैंड जाएगा तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था, और टैक्स लगा दिया जाता था तो ऑलरेडी थोड़ा बिजनेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा।
नाउ वी सॉ कि ये दो रीजन से अब इंडियन टेक्सटाइल पर इम्पैक्ट आने लगा। पहला तो उनके कंपटीशन में ब्रिटिश टेक्सटाइल आए, ब्रिटिश के कपड़े आ गए। दूसरा, उन पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया, ज़्यादा ड्यूटी लगा दी गई। और इसका इम्पैक्ट ये रहा धीरे धीरे, बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th century इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउस्टेड इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट्स इन अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। और इन दोनों रीजन्स और भी देयर आर मल्टीपल रीजन्स, इसकी वजह से जो ब्रिटिश के जो टेक्सटाइल्स थे, इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल थे, इन्होंने कम्प्लीटली इंडियन गुड्स का मार्केट ख़त्म कर दिया। पहले अफ्रीका, बाद में अमेरिका, इवेंचुअली यूरोप में। अब क्योंकि इनका मार्केट खत्म हो गया तो थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स इन इंडिया वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जितने भी लोग इंडिया में वीविंग का काम कर रहे थे, उनकी काम खत्म हो गया, उनका काम सडनली। बंगाल वीवर्स वर द वर्स्ट हिट। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बंगाल के जो बुनकर थे उन पर पड़ा। उनका तो बिल्कुल डिमांड खत्म हो गया, काम ही खत्म हो गया। English and European companies stopped buying Indian goods and their agents no longer gave out advances to weavers to secure supplies. अब इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज जो इंडिया से सामान खरीदा करते थे, इंडिया से कॉटन के टेक्सटाइल्स, कॉटन के गुड्स लिया करते थे, उन्होंने उसे खरीदना बंद कर दिया। मोरओवर उन्हें पैसे देना भी बंद कर दिया। पैसे देना बंद कर दिया तो वो कहाँ से अपना प्रोडक्शन करेंगे, कहाँ से कॉटन ग्रो करेंगे, कहाँ से उसके वो यान बनाएंगे, कहाँ से उसके वो थ्रेड्स बनाएंगे, कैसे कपड़े बनाएंगे। डिस्ट्रेस्ड वीवर्स रोट पेटिशंस टू द गवर्नमेंट टू हेल्प देम। और जितने भी बुनकर थे, वीवर्स थे, वो परेशान होकर उन्होंने कई चिट्ठियां भी लिखी सरकार को कि हमारी मदद की जाए, हम बड़े समस्या में हैं। पर अभी इससे और बुरा होना था, और बुरा ये होना था। बाय 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट। अब अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में तो इनका मार्केट खत्म हो ही गया इंडियन कपड़ों का। अब हुआ ये कि 1830 में ब्रिटेन में बनाए हुए कपड़े भी इंडियन मार्केट में बहुत बुरी तरह पहुंचे। फ्लडेड मतलब हाई क्वांटिटी में पहुंचे। In fact, by the 1880, 2/3 of all the cotton cloth worn by Indians were made of cloth produced in Britain. देखिए किस तरह से रिप्लेस कर दिया 1880 में। 2/3 मतलब ऑलमोस्ट 66% कपड़े जो हम पहन रहे थे वो ब्रिटेन में बने हुए थे। पहले हमारे कपड़े ब्रिटेन में पहने जा रहे थे, अब ब्रिटेन के कपड़े हम पहन रहे हैं। रिवर्सल। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर्स बट ऑल्सो स्पिनर्स। भाई सभी को इम्पैक्ट पड़ा, वीवर्स की को भी नुकसान हो गया, स्पिनर्स का भी काम जाता रहा। Thousands of rural women who made a living by spinning cotton thread were rendered jobless. भाई जो स्पिनिंग का काम था वो तो वुमेन ही करती थी। हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में उनकी नौकरियां चली गई तो बेचारों के पास कुछ करने को ना रहा। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कंप्लीटली डाई इन इंडिया। हैंडलूम वीविंग खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि कुछ ऐसे भी कपड़े थे जो मशीन से नहीं बनाए जा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल साड़ी को आप मशीन से नहीं बना सकते। दिस वॉज बिकॉज सम टाइप ऑफ क्लोथ कुड नॉट बी सप्लाइड बाय मशीन्स। हाउ कुड मशीन प्रोड्यूस साड़ीज विथ इंट्रिकेट बॉर्डर्स और क्लोथ विथ ट्रेडिशनल वोवन पैटर्न? These had a wide demand not only amongst the rich but also amongst the middle classes. तो पूरी तरह हैंडलूम की डिमांड खत्म नहीं हुई क्योंकि मशीन काफ़ी तरह के कपड़े बना सकता था पर सब नहीं बना सकता था। वो साड़ी के टिपिकल डिज़ाइन, साड़ी के बॉर्डर्स वो नहीं बना सकता था। और साड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, रिच लोगों में भी थी, मिडिल क्लास लोगों में भी थी। पूरा देश ही हमारा साड़ी ही पहना करता था, तो पूरी तरह से ये डेड नहीं हुआ। नॉट डिड द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स इन ब्रिटेन प्रोड्यूस द वेरी कोर्स क्लोथ्स यूज्ड बाय पुअर पीपल ऑफ इंडिया। अब ब्रिटेन में जिस तरह के कपड़े बनाए जाते थे वो रिच लोगों के लिए जो अच्छा बिजनेस कर सकें इस तरह के कपड़े बनाए जाते थे। और साड़ी को भी वो लोग नहीं बनाते थे, तो साड़ी बनाना और कुछ खास तरह के कपड़े जो थे वो अभी भी उनका मार्केट था। उस पर काम करने वाले लोग अभी भी बेरोजगार नहीं हुए थे, उनकी नौकरियां अभी भी रह गई थी पर वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। Talking about Sholapur in the Western India
and Madura in South India. These towns emerged as important new centers of weaving in the late 19th century. तो पहले 4 और उसके बाद शोलापुर और मदुरा, ये 2 और वीविंग सेंटर बनकर आए. लेटर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी अर्ज्ड पीपल टू बॉयकॉट imported textiles and use hand spun and hand woven cloth. So we remember the Swadeshi Island आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन, जहां पर गांधी जी ने सबको बोला कि भाई बाहर के कपड़े हम नहीं पहनेंगे, हम अपने खुद के बनाए हुए, हम खुद के अपने बुने हुए कपड़े पहनेंगे. खादी gradually became a symbol of nationalism. The charkha came to represent India and it was put at the center of the tricolor flag of the Indian National Congress adopted in 1931. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन फ्लैग जिसमें चरखे को सेंटर में लगाया गया था, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब अडॉप्ट किया? आंसर इज 1931 में अडॉप्ट किया. तो हम देख रहे हैं कि यहां से खादी जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट कपड़ा बन गया. और अब बात करते हैं उन वीवर्स की, उन स्पिनर्स की जिनकी नौकरी चली गई. व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स एंड स्पिनर्स हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड? मेनी वीवर्स बिकेम एग्रीकल्चरल लेबर्स. खेती बाड़ी करने वाले मजदूर बन गए वो. Some migrated to cities in search of work and yet others went out of the country to work in plantations in Africa and South America. कई लोग सिटीज़ में चले गए लेबर का काम ढूंढने, कई लोग देश के बाहर चले गए प्लांटेशंस में काम करने, अफ्रीका चले गए, साउथ अमेरिका चले गए. सम ऑफ दीज हैंडलूम वीवर्स ऑल्सो फाउंड वर्क इन द न्यू कॉटन मिल्स दैट वर एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे, नाउ मुंबई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर एंड कानपुर. कई ऐसे लोगों को, हैंडलूम वीवर्स को नौकरियां मिल गई, जो नई नई जो मिल्स बनी थी, कॉटन की मिल एस्टैब्लिश की गई थी बॉम्बे में, अहमदाबाद में, शोलापुर में, वहाँ पे कई लोगों को नौकरियां भी मिल गई. So, the first cotton mill in India was set up as a spinning mill in Bombay in 1854. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में पहला कॉटन मिल कब एस्टैब्लिश हुआ था और किस लिए हुआ था? तो स्पिनिंग के लिए हुआ था, बॉम्बे में 1854 में हुआ था. Bombay had grown as an important port for the export of raw cotton from India to England and China. और बॉम्बे जो था उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई थी क्योंकि यहाँ से रॉ कॉटन इंग्लैंड और चाइना जाता था. इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेयर कॉटन वॉज ग्रोन. अब महाराष्ट्र का ओवरऑल आप सॉइल पैटर्न देखेंगे तो ब्लैक सॉइल है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द एग्रीकल्चर ऑफ कॉटन. तो क्योंकि यहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था और ज़्यादा प्रोडक्शन कॉटन का था, तो यहीं पर कॉटन के मिल्स लग गए और यहीं से उसका फिर सप्लाई भी कर दिया जाता था क्योंकि यहाँ पोर्ट था. सो व्हेन द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स केम अप दे कुड गेट सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल विथ ईज. काफ़ी आसानी से उन्हें कॉटन मिल गया, उन्होंने उसकी स्पिनिंग कर दी और इंग्लैंड और चाइना उसे एक्सपोर्ट कर दिया. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर workers in a cotton factory, circa 1900. Photograph by Raja Deen Dayal. Most workers in the spinning department were women, while workers in the weaving department were mostly men. अच्छा, नीचे इन्होंने एक प्रोसेस बताया, स्मेल्टिंग. The process of obtaining a metal from rock or soil by heating it to a very high temperature, or of melting object made from metal in order to use the metal to make something new. स्मेल्टिंग क्या हो गया? ये रॉक से मेटल बनाने की मेथड होती है, उसे बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म करके, और फिर उसको हम शेप देते हैं ताकि उससे हम उसे कोई नया इक्विपमेंट बना सकें. ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में अब जब हम बात करेंगे तो उससे रिलेटेड ये टर्म है. बाय 1900 over 84 mills started operating in Bombay. तेजी से मिल्स खुले. Many of these were established by Parsi and Gujarati businessmen who had made their money through trade with China. और पारसी और गुजराती लोगों ने ये मिल्स को ओपन किया. Mills came up in other cities too. The first mill in Ahmedabad was started in 1861.
इंपॉर्टेंट नहीं है. A year later, a mill was established in Kanpur in the United Provinces. Growth of cotton mills led to a demand for labor. अब मिल्स खुले तो भाई वहाँ मजदूर चाहिए, कारीगर चाहिए. थाउजेंड ऑफ पुअर पेजेंट्स, आर्टिसंस एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स मूव टू द सिटीज टू वर्क इन द मिल्स. और इन मिल्स में काम करने के लिए हजारों की संख्या में लोग सिटीज पहुंचे, बॉम्बे पहुंचे. इन द फर्स्ट फ्यू डेकेड्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस द टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स. अब जब ये शुरू हुई फैक्ट्रीज तो कई सारी समस्याएं भी आई. इट फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल्स इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन. उसमें सबसे पहला कि ब्रिटेन से बहुत ही सस्ता कपड़ा भेज रहे थे ये, तो कैसे उससे कम्पीट किया जाए. इन मोस्ट कंट्री गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट. अच्छा, कई देशों में ब्रिटेन के कपड़े को कम्पीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रही थी ताकि वो कपड़ा बहुत महंगा हो जाए. महंगा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कम बिकेगा. पर इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता था, और इसकी वजह से क्या होता था, कंपटीशन कम हो जाता था. द एलिमिनेटेड कंपटीशन एंड प्रोटेक्टेड इन्फेंट इंडस्ट्री. इन्फेंट मतलब जो छोटी मोटी इंडस्ट्री है, उन्हें प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है कि भाई बाहर से आने वाला सामान कम कर दो, उस पर हैवी टैक्स लगा दो, ऑटोमेटिक सामान नहीं बिकेगा, कम बिकेगा, और जो हमारा जो लोकल जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड रहेगी. बट इंडिया में था कॉलोनियल गवर्नमेंट. द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज्ड सच प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्रीज. भाई हमारी अपनी तो कोई गवर्नमेंट थी नहीं उस समय, तो ईस्ट इंडिया, और ईस्ट इंडिया तो यही चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड का, लंदन का सामान यहाँ आए और बिके, क्योंकि वो तो हमें एक मार्केट की तरह देख रहे थे. द फर्स्ट मेजर स्पर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया therefore was during the First World War, when textile import from Britain declined and Indian factories were called upon to produce clothes for military supplies. तो पहले जो सबसे जो पहला ग्रोथ फैक्टर इंडिया के कॉटन फैक्ट्री के प्रोडक्शन पर पड़ा, या इंडियन के कॉटन फैक्ट्री के ग्रोथ पर आया, वो तब आया जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें ब्रिटेन शामिल था. अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटेन से तो कपड़ा लाना इंडिया में मुश्किल था. तब इंडिया के ही जितने मिल ओनर्स थे, जो प्रोडक्शर्स थे, जो फैक्ट्री के ओनर्स थे, जो कॉटन को प्रोड्यूस करते थे, मिलिट्री के कपड़े बनाने का काम उनको दिया गया. सो वी कैन से दैट कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारे कॉटन इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए, या हमारे कॉटन इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा, और यहां से हमारे कॉटन इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई. अब हम बात करेंगे हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में. नाउ आफ्टर द स्टडिंग ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, let us now move on to the iron and steel industry. And when we start that, let's have a look at Tipu's sword in the late 18th century. You can see there are writings with gold on the steel handle. These writings are actually quotations from Quran, along with the victories in the war. Also, please notice the tiger head towards the bottom of the handle. If you look at this part, it resembles like a tiger head. आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में अब हम डिस्कशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम बात करनी होगी टीपू सुल्तान की तलवार की. As we start the story of Indian steel and iron industry, we have to start this by the story of Tipu Sultan, who was the ruler of Mysore till 1799. आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात करें
तो सबसे पहले टीपू सुल्तान की बात होगी। मैसूर को रूल किया उन्होंने टिल 1799 और 1799 में उनकी डेथ हुई while he was trying to save his capital city Seringapatam. He fought 4 wars with the British and died fighting with his sword in his hand. Tipu's legendary sword are now a part of valuable collection in museum in England. तो जब उनकी डेथ हुई तो तलवार उनके हाथ में थी, अभी ये इंग्लैंड के म्यूजियम में है। बट ये जो तलवार थी ये बहुत ही स्पेशल थी। द स्वॉर्ड हैड एन इनक्रेडिबली हार्ड एंड शार्प एज दैट कुड इजीली रिप थ्रू द ओपोनेंट्स आर्मर। टीपू सुल्तान की तलवार इतनी शार्प थी, इतनी तेज थी, इतनी मजबूत थी कि ओपोनेंट की, दुश्मन की तलवार को या दुश्मन के किसी भी आर्मर को ये बहुत ही आसानी से काट देता था। एंड देयर वाज अ स्पेशल थिंग अबाउट दिस स्वॉर्ड। ये ऐसी कोई नॉर्मल तलवार नहीं थी। दिस क्वालिटी, इट्स हार्डनेस, इट्स शार्पनेस इज एक्चुअली केम फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स। एक अलग ही स्टील था, ये हाई कार्बन कंटेंट था इसमें, विच वॉज प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर साउथ इंडिया। ये पूरे साउथ इंडिया में इस तरह का स्टील जिसमें हाई कार्बन कंटेंट होता था ये बनाया जाता था। और जब आप इस वुड स्टील से, when made into swords produced a very sharp edge with a flowing water pattern। और जब आप इस वुड स्टील से तलवार हम बनाते थे तो इसके जो एजेस निकलते थे वो बहुत ही शार्प होते थे, बहुत ही तेज होते थे, फ्लोइंग वाटर पैटर्न उनमें होता था। दिस पैटर्न केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स एम्बेडेड इन द आयरन। और ये जो वाटर पैटर्न आता था ये इसलिए आता था क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे कार्बन के क्रिस्टल्स होते थे, उसमें लगे होते थे, हिडन होते थे, एम्बेडेड होते थे। फ्रांसिस बुकैनन, who toured through Mysore in 1800, a year after Tipu Sultan's death। 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हुई और फ्रांसिस बुकैनन ने मैसूर का टूर किया 1800 में। बताते हैं, has left us an account of the technique by which wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in Mysore। So फ्रांसिस बुकैनन ने ये वुड स्टील जिससे टीपू सुल्तान की तलवार बनाई जाती थी इसके बारे में जानकारी ली कि कैसे कई हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस में ये वुड स्टील बनाया जाता था। In these furnaces, iron was mixed with charcoal and put inside small clay pots। इन फर्नेसेस में, स्मेल्टिंग फर्नेसेस में हम आयरन को चारकोल के साथ मिक्स करते थे और स्मॉल क्ले पॉट्स जो होते थे, जो छोटे छोटे घड़े होते थे, उसमें हम इसके अंदर इसको रखते थे। थ्रू एन इंट्रिकेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर्स the smelters produced steel ingots that were used for sword making not just in India but in West and in Central Asia too। तो अब इसके अंदर एक खास तरीके से वो टेम्परेचर को कंट्रोल किया करते थे। उनके पास एक फैन जैसा डिवाइस होता था जिससे वो टेम्परेचर कम या ज़्यादा करते थे और उसी से ये लोग इस तरह की स्टील को, वुड स्टील को बनाते थे। इसको सिर्फ इंडिया में नहीं, साउथ इंडिया के अलावा इसको वेस्ट में, सेंट्रल एशिया में भी यूज़ किया जाता था। वुड्स इज अ एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ कन्नड़ वर्ड उकू, तेलुगु वर्ड हुकू, तमिल एंड मलयालम वर्ड उरुक्कू,
मीनिंग स्टील। ये वुड्स जो वर्ड है ये थोड़ा इंग्लिशाइज, मतलब इंग्लिश में बोला जाने वर्ड है। एक्चुअली जो इंडिया में जो उस समय जो इसका नाम था वो अलग अलग लैंग्वेज में उक्कू, हुक्कू, रुकू नाम चलता था। नाउ दिस इंडियन वुड्स और दिस इंडियन वुड स्टील fascinated European scientists also. Michael Faraday we know, the discoverer of electricity and electromagnetism, भाई ढूंढ के निकाला इन्होंने। He also was very fascinated by this steel. He also spent 4 years studying the properties of Indian woods from 1818 to 1822. So see, something which is so useful, so unique, however could not last for a longer period. The wood steel making process, which was so widely known in South India, was completely lost by the mid 19th century. So 1850 आते आते तक, मिड 19th सेंचुरी तक ये कंप्लीटली ये टेक्नोलॉजी गायब हो गई। The swords and armor making industry died with the conquest of India by the British, and imports of iron and steel from England displaced the iron and steel produced by craftspeople in India. ये इंडस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री, इतनी यूनिक इंडस्ट्री, इतनी यूनिक एबिलिटी, अगेन फॉर द सेम रीजन खत्म कर दी गई या खत्म करवा दी गई, क्योंकि अब इंग्लैंड को अपना आयरन और अपना स्टील इंडिया में लाना था, इसीलिए उन्होंने इंडिया की टेक्नोलॉजी को ख़त्म किया। लाइक द सेम वे जैसे उन्होंने इंडिया के टेक्सटाइल्स को ख़त्म किया, उसी तरह इंडिया की इन्होंने आयरन और स्टील इंडस्ट्री को भी ख़त्म किया, ताकि वो अपना सामान जो वो इंग्लैंड में प्रोड्यूस कर रहे थे उसके लिए एक मार्केट इंडिया को बना सकें, इंडिया में उसका कंजम्पशन कर सकें। सो दैट इज़ द रीज़न वाई, एंड नॉट ओनली द स्टील, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द यूनिक industries found in India were finished by Britishers so that they can make the India a mass market for the goods they are producing. अब अपना जो सामान वो लोग इंग्लैंड में, लंदन में, यूके में प्रोड्यूस कर रहे थे उसके लिए वो मार्केट ढूंढ रहे थे, और मार्केट के टर्म पे उन्होंने इंडिया को देखा, और इसीलिए इंडिया में वो जो भी चीज़ें हम बना रहे थे, लोकली जो चीज़ें मेड प्रोड्यूस कर रहे थे, उन सब को ख़त्म किया गया ताकि उनके गुड्स का मार्केट इंडिया बन सके, और जो हुआ भी। Now this production of wood steel required a very finely and extreme quality of iron, which was possible by a highly specialized technique of refining the iron. अभी ये जो वुड स्टील बनता था इसमें आयरन की क्वालिटी होती थी, बहुत ही हाई क्वालिटी होती थी, और ये हाई क्वालिटी अचीव करने के लिए आयरन की रिफाइनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 19th century. There were huge number of people involved in this activity, but eventually declined. How? We will study. Let us move. In Bihar and central India in particular, every district had smelters, agariyas as they were known. अगरिया कास्ट के लोग होते थे, स्मेल्टिंग का काम करते थे, हर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते थे। दैट यूज्ड लोकल डिपॉजिट्स ऑफ ओर टू प्रोड्यूस आयरन। ये जगह जगह पर जो आयरन के उन्हें ओर मिलते थे उसका ये यूज करते थे। तो वाइडली यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स ऑफ डेली यूज। तो घर की और सोसाइटी की रोजमर्रा की जो ज़रूरतें थी उनके लिए जो आयरन के टूल्स लगते थे उसको बनाने का ये काम करते थे। फार्मिंग में लगते हैं, घर में लगते हैं, कई सारे होल्डिंग कंटेनर्स होते हैं उसके लिए भी आयरन। तो ये लोग इस तरह की चीज़ें रेगुलर बेसिस पर बनाया करते थे। द फर्नेसेस जिस पर ये बनाते थे, अपना जो आयरन की स्मेल्टिंग करते थे, एक फर्नेस होता था, भट्टा जैसा होता था। दे वर मोस्ट ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स, मिट्टी का या ईंटों का बना होता था। द स्मेल्टिंग वॉज डन बाय मैन वाइल वुमेन वर्कड द बेलोज। बेलोज
is a kind of fan. It used to they used to pump air, उसमें हवा को पंप करते थे, that keep the charcoal burning. Now we discussed कि भाई इसको ये जो बनाया गया स्पेशल टेक्निक से, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने की टेक्निक थी. अब टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होगा? टेम्परेचर ऐसे कंट्रोल होगा कि चारकोल जो है उसका वो कंटिन्यूसली बर्न होते रहना चाहिए, और उसके लिए उसे रेगुलरली वो हवा करते रहते थे. ये बेलोज आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज अ फर्नेस, ये एक फर्नेस है, ये जो बना हुआ है, दिस इज अ फर्नेस. हियर इट, दिस इज अ फर्नेस, दिस इज अ फर्नेस. अच्छा, बेलोज क्या होगा? बेलोज एक डिवाइस है ये इस तरह का, तो इसे ये प्रेस करेंगे आप यहाँ से, तो यहाँ से एयर निकलेगी, और जो एयर चारकोल को क्या करेगी? कॉन्स्टेंटली बर्निंग सिचुएशन में रखेगी, वो जलता रहेगा. अ विलेज ऑफ सेंट्रल एशिया वेयर द अगरियाज, अगरियाज इज अ कम्युनिटी ऑफ स्मेल्टर्स, ये यहाँ पे रहते थे. सब कम्युनिटीज लाइक द अगरियाज स्पेशलाइज्ड इन द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग. In the late 19th century, a series of famines devastated the dry tracts of India. In central India, many of Agaria iron smelters stopped work, deserted their villages and migrated, looking for some other work to survive the hard times. A large number of them never worked their furnaces again. अब बात यही है कि पहले बहुत ज़्यादा नंबर्स में ये लोग काम करते थे, लेकिन जब सूखा पड़ा तो सूखा पड़ने के कारण इन लोगों ने अपना जगह छोड़ दी, अपने घर छोड़ दिए, कुछ काम की तलाश में, अपने लाइवलीहुड की, और ये कई इसमें से लोग वापस फिर नहीं आए, वो वहीं पर अपना लेबरर्स बन गए, सेटल हो गए. नाउ बाय द लेट 19th century द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वाज इन डिक्लाइन. लेट 19th century आते आते तक ये जो आयरन स्मेल्टिंग की जो एबिलिटी थी, जो इसकी जो स्पेशलिटी थी हमारी, वो कम हो गई और इवेंचुअली वो बंद हो गई. क्यों बंद हो गई? लेट अस डिस्कस. इन मोस्ट विलेजेस फर्नेसेस फेल इनटू डिसयूज एंड द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड केम डाउन. कई सारे गांव में क्या हुआ, जो आयरन बनाने की ये जो क्वांटिटी थी ये कम हो गई, लोगों ने इसे बहुत कम कर दिया, प्रोडक्शन इसका बहुत ही ज़्यादा कम हो गया. इसका रीज़न क्या था? अगेन लेट अस सी. हमने देखा कैसे इसको कॉटन टेक्सटाइल को इन्होंने कंट्रोल किया, उसी तरह इन्होंने आयरन यहाँ पर भी काम किया. वन रीजन वाज द न्यू फॉरेस्ट लॉज. फॉरेस्ट लॉज ये लोग लेकर आए. क्या लेकर आए इसमें? हमने वी हैव डिस्कस इन द ट्राइबल्स चैप्टर कि भाई आप फॉरेस्ट में नहीं घुस सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. यू कैन नॉट एंटर द फॉरेस्ट, यू कैन नॉट कलेक्ट द थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट. आप अपना लाइवलीहुड उनसे नहीं चला सकते, बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ the company. When the colonial government prevented people from entering the reserved forest. अब reserve forest के अंदर आप नहीं जा सकते. अब फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते, आप लकड़ी नहीं ले सकते. हाउ कुड द आयरन स्मेल्टर्स फाइंड वुड फॉर चारकोल? चारकोल कैसे मिलेगा? चारकोल नहीं मिलेगा तो कैसे कंटिन्यूसली जलेगा? उसकी जो क्वालिटी मेंटेन हो रही है कैसे हो रही है? चारकोल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. वेयर दे कुड गेट द आयरन ओर, आयरन ओर उन्हें कहाँ से मिलेगा? नाउ अब वैसे तो उन्होंने नहीं सुना, जैसे हमने देखा कि ट्राइबल्स में झूम कल्टीवेशन करना उन लोगों ने बंद नहीं किया, तो अगरियाज ने, आयरन स्मेल्टर्स ने भी फॉरेस्ट लॉस को नहीं माना. दे ऑफन एंटर्ड द फॉरेस्ट सीक्रेटली एंड कलेक्टेड वुड, बट दे कुड नॉट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन ऑन द बेसिस फॉर लॉन्ग. कि अब उन्होंने चोरी से घुसना शुरू किया, पर कितना लेकर आ सकते थे? चोरी छुपे जाते थे, ले पर कितना ला सकते? इतना तो नहीं ला सकते कि खुलेआम वो काम कर सकते थे. उसके बाद ऊपर वो उस पर काम भी नहीं कर सकते थे. सो दैट इज द प्रॉब्लम कि इस रूल की वजह से ना उन्हें चारकोल मिला, ना उन्हें आयरन और मिला. Many gave up their craft and looked for other means of livelihood. कई लोगों ने इसको बंद कर दिया और लाइवलीहुड अपना जो है कुछ और ढूंढ लिया. कोई लेबर बन गया, कोई जाकर कल्टीवेटर बन गया, फार्मिंग का काम करने लगे. इंडस्ट्रीज तो उस समय ग्रो हो ही रही थी, तो लोगों ने लेबर का काम देखा. In some areas, the government did grant access to the forest. तो इन लोगों को सर्वाइवल के लिए कुछ एरियाज में फॉरेस्ट का एक्सेस ग्रांट किया गया. But the iron smelters had to pay a very high tax to the forest department for every furnace they used. हर एक फर्नेस का उनसे टैक्स लिया गया, और टैक्स इतना ज़्यादा था, अगेन वी नो दैट
टैक्स वॉज द गेम, एक्चुअली इट इज द गेम स्टिल। अब ये टैक्स बहुत ज़्यादा था, हमने पहले भी देखा कि हर एक चीज़ में टैक्स ये इतना ज़्यादा लगाते थे कि कोई भी उस चीज़ को, उस एक्टिविटी को कैरी ऑन कर ही नहीं पाता था। एंड सिंस द टैक्स वॉज वेरी वेरी हाई, उनके इनकम्स क्या हो गए, कम होते चले गए। इनकम कम होंगे तो कोई भी उस चीज़ से रिफ्रेन होगा, अवर्ट हो जाएगा। बाय द लेट 19th century, आयरन एंड स्टील वॉज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। दिस इज व्हाट दे वांटेड, व्हिच हैपेंड कि आयरन और स्टील ब्रिटेन से आने लगा, इंपोर्ट होने लगा। आयरन स्मिथ्स इन इंडिया began using the imported iron to manufacture utensils and implements। अब जो ब्रिटेन से आने वाला आयरन था उसी को यूज करके आयरन स्मिथ जो भी रिक्वायर्ड डेली की चीजें थी उसे बनाने लगे। दिस इनएविटेबली लोअर्ड द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस्ड बाय लोकल स्मेल्टर्स, और इसकी वजह से इवेंचुअली जो लोकल, जो लोहे का काम करने वाले लोग थे, जो लोकल जो लोहार थे, अब उनकी जो बनाई हुई आइटम्स थी उनकी डिमांड कम होने लगी। अब पहला तो ब्रिटेन का आयरन आ गया, इसके साथ साथ एक और चीज हुई। बाय द अर्ली 20th century, द आर्टिसंस प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील फेस्ड अ न्यू कंपटीशन। अब इनके सामने एक नया कंपटीशन था। कंपटीशन क्या था? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। This year 1904, a remarkable time and beginning of a new industry in India. In the hot month of April, अप्रैल की गर्मियों में चार्ल्स वेल्ड, an American geologist, and Dorabji Tata, the eldest son of Jamshedji Tata, they were traveling to central part of India. They were traveling in Chhattisgarh इन सर्च ऑफ आयरन और डिपॉजिट्स। 1904 में चार्ल्स वेल्ट अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे और दोराबजी टाटा जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे, वे छत्तीसगढ़ में घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? वो आयरन और डिपॉजिट्स ढूंढ रहे थे। दे हैड स्पेंट मेनी मंथ्स ऑन अ कॉस्टली वेंचर लुकिंग फॉर सोर्सेज ऑफ गुड आयरन ओर टू सेट अप अ मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया। इनका गोल था कि इंडिया में स्टील प्लांट हम बनाएंगे, और स्टील प्लांट बनाएंगे, कोई भी प्लांट बनाएंगे, कोई भी फैक्ट्री बनाएंगे, हमें रिसोर्सेज चाहिए। आयरन एंड स्टील प्लांट लगाना है तो हमें आयरन के ओर्स, ऐसी एक जगह चाहिए जहां आयरन ओर होना चाहिए। दूसरा, वहां पे गुड अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा, वहां पर गुड अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, वहां पर इजी लेबर मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को ये ढूंढ रहे थे। काफ़ी टाइम इन्होंने इस पर लिया, बहुत पैसे भी खर्च इन्होंने किए। Now with a vision of setting up a iron and steel plant in India, Jamshedji Tata had decided to spend a large part of his fortune to build a big iron and steel industry. जमशेदजी टाटा ने बहुत अपने जितना भी अर्निंग्स थी, जो भी अमाउंट था उनके पास था, उसमें से एक बहुत बड़ा पार्ट डिसाइड किया कि हम ये एक्सपेंड करेंगे और हम एक बहुत बड़ी आयरन और स्टील इंडस्ट्री इंडिया में लगाएंगे। बट व्हेन इज इट पॉसिबल? हाउ इज दिस इज पॉसिबल? ओनली व्हेन दे गेट अ गुड सोर्स ऑफ आयरन ओर्स। दिस could not be done without identifying the source of fine quality iron ore। तो जब तक उन्हें ऐसी कोई प्रॉपर सोर्स नहीं मिल जाती जहां से एक फाइन क्वालिटी ऑफ आयरन ओर उन्हें मिले ताकि वो अपने प्लांट को कंटिन्यू कर पाए, एस्टैब्लिश कर पाए, तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, इसका आइडेंटिफिकेशन। और उसी के लिए ये लोग घूम रहे थे। वन डे आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मेनी आवर्स इन द फॉरेस्ट, जंगलों में बहुत घंटों तक घूमने के बाद, वेल्ड एंड दोराबजी केम अपॉन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव वो पहुंचे और वहां उन्हें मिले, दे फाउंड अ ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन कैरिंग बास्केट लोड्स ऑफ आयरन ओर। उनके पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में आयरन ओर उन्होंने देखा। ये गांव में लोग थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, और वो आयरन ओर को काफी मात्रा में लेकर जा रहे थे। These people were the Agarias, the iron smelters. And when asked where they found the iron ore, the Agarias pointed to a hill in the distance. उनसे पूछा गया कि भाई आपको ये
आयरन ओर कहाँ मिला, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया एक पहाड़ की तरफ, और जब उन्होंने एक पहाड़ की तरफ पॉइंट किया तो वेल्ड और टाटा ने सोचा कि हम इस हिल पर जाएंगे और शायद यहाँ पर हमारी जो खोज है, जो हमारी डिस्कवरी है, शायद खत्म होगी। सो वेल्ड एंड दोराबजी रीच द हिल आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग ट्रैक थ्रू डेंस फॉरेस्ट। घने जंगलों से होते हुए जब वो उस हिल पर पहुंचे, ऑन एक्सप्लोरिंग द हिल द जियोलॉजिस्ट डिक्लेयर्ड दैट दे हैड एट लास्ट फाउंड व्हाट दे हैड बीन लुकिंग फॉर। तो जो जियोलॉजिस्ट थे, जो चार्ल्स वेल्ड थे, उन्होंने बोला कि हमें फाइनली वो जगह मिल गई है, हमें वो सोर्स ऑफ फाइन क्वालिटी आयरन ओर मिल गया है जो हमें चाहिए था। इट इज राजहारा हिल्स, हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर इन द वर्ल्ड। राजहारा हिल्स पर वो पहुंचे थे और उसका जो आयरन ओर था वो वन ऑफ द फाइनेस्ट था, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर उन्हें वहां पर मिल चुका था। ना आफ्टर, जब जैसे उन्होंने राजहारा हिल्स को ढूंढ लिया तो उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थी, विच इज द आयरन ओर एंड गुड क्वालिटी आयरन ओर, वो तो पूरी हो गई। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम। The region was dry and water necessary for running the factory was not to be found nearby. जैसे हमने डिस्कस किया, water is the main component for running any factory. Water is the important component, और यहाँ पर पानी नहीं था, ये ड्राई रीजन था। अब क्योंकि यहाँ पर आयरन ओर तो मिला पर रीजन ड्राई है, पानी नहीं है, तो फैक्ट्री चलेगी नहीं। इसका मतलब यहाँ पर फैक्ट्री स्टार्ट नहीं हो सकती, यहाँ पर स्टील प्लांट नहीं लग सकता। द टाटा हैड टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर अ मोर सुटेबल प्लेस टू सेट अप देयर फैक्ट्री। तो खोज इनकी फिर से शुरू हुई। However, the Agarias helped in the discovery of a source of iron ore that would later supply the Bhilai steel plant. पर फिर से जो आयरन स्मेल्टर्स थे, जो अगरिया कास्ट के लोग थे, इन्होंने हेल्प की। किस चीज़ की हेल्प की? कि ऐसा आपको आयरन ओर का सोर्स बताएं, उसको ढूंढने में इनकी हेल्प की। और यही आयरन ओर जो है, ये छत्तीसगढ़ का भिलाई स्टील प्लांट, जो भिलाई में लोकेटेड है, वहां पर एस्टैब्लिश किया गया। इसी के साथ साथ कुछ सालों के बाद, a few years later, a large area of forest was cleared on the bank of the river Suvarnarekha to set up the factory and industrial township जमशेदपुर। छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट के कुछ सालों के बाद सुवर्णरेखा रिवर, जहां पर प्रॉपर उनको वाटर मिला और काफी आयरन ओर के डिपॉजिट मिले ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप जमशेदपुर, जो जमशेदजी के नाम से बनाया गया, जमशेदपुर। हियर देयर वाज वाटर नियर आयरन ओर डिपॉजिट्स। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को दैट केम अप बिगेन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912। तो टिस्को का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ 1912 में। आरएमएस में पूछा गया ये क्वेश्चन ईयर 2022 में, और उसी साल सैनिक स्कूल में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो बोलने का मेरा पॉइंट ये है कि जितने भी क्वेश्चन हैं अब तक सिर्फ इसी शीट में से आए हैं, इससे बाहर नहीं आए हैं। तो आप प्लीज़ इनको आप रिवाइज करिए, देखिए आपको सारे ऑलमोस्ट 99% ऑफ द क्वेश्चंस आपको एग्जाम के यहीं से मिलेंगे। तो टिस्को का फॉर्मेशन 1912 में हुआ और वहाँ से स्टील का प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ पर दो तीन यहाँ पे पॉइंट बनते हैं। पहला तो एक बनता है कि आखिर किन्होंने उनको गाइड किया, तो गाइडेंस उनको अगरियाज ने दिया। और पहले कौन सा स्टील प्लांट हुआ था, तो पहले भिलाई का स्टील प्लांट उसको पहले खोजा गया था, और उसके बाद ये जमशेदपुर सिटी का स्टील प्लांट जो था वो लेटर ऑन ढूंढा गया और यहाँ पर कंपनी का फॉर्मेशन किया गया इन द ईयर 1912। ये ईयर ही पूछा हुआ था कि टाटा कंपनी ने कब अपना सेटअप किया था। आंसर इज 1912। In the picture you can see the Tata Iron and Steel Factory on the banks of river Suvarnarekha in the year 1940. टिस्को was set up at an opportune time. एक बहुत ही अच्छे समय पर टिस्को का सेटअप हुआ था। ऑल थ्रू द लेट 19th सेंचुरी इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग स्टील दैट वॉज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ब्रिटेन। हमारा जो स्टील था ब्रिटेन से आ रहा था। Expansion of the railways in India had provided a huge markets for rails that Britain produced. इंडिया में उस समय रेलवे नेटवर्क बन रहा था। रेलवे नेटवर्क के लिए हमें बहुत गुड क्वांटिटी में, हाई क्वांटिटी में ब्रिटेन से स्टील की, आयरन की जरूरत पड़ती थी।
For a long while, British experts in the Indian railways were unwilling to believe that good quality steel could be produced in India. और बहुत लंबे समय तक जो ब्रिटिश एक्सपर्ट्स थे उनको ये लगा कि इंडिया में इतने गुड क्वालिटी का स्टील जो ब्रिटेन में बनाया जा रहा है शायद बनाया ही नहीं जा सकता। इसीलिए बहुत लंबे समय तक आयरन और स्टील और इस तरह के जितने भी आयरन रिलेटेड टूल्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं ये सारे ब्रिटेन से आते रहे। वैसे इसका बिलीव करने के अलावा और भी रीज़न था कि वो अपने लिए एक मार्केट भी देख रहे थे। इंडिया वाज अ वेरी बिग मार्केट, पूरी की पूरी रेलवे नेटवर्क बन रही थी, तो अब वो इतना जो गुड अमाउंट ऑफ मनी था, जो बिजनेस था, वो भी वो कहीं और नहीं जाने देना चाहते थे। नेक्स्ट, बाय द टाइम टिस्को वॉज सेटअप द सिचुएशन वॉज चेंजिंग। 1912 में टिस्को को सेटअप कर दिया। And now look at the luck factor. In 1914, the First World War broke out. Steel produced in Britain now had to meet the demands of war in Europe. अब ब्रिटेन में जितना भी स्टील बन रहा था, जितना भी आयरन रिलेटेड चीज़ें बन रही थी, अब वॉर शुरू हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो अब यूरोप में उसकी सारी की सारी डिमांड कंप्लीट होने लगी। So imports of British steel into India declined dramatically and the Indian railways turned to TISCO for supply of rails. अब ब्रिटेन तो वॉर में है, तो वॉर सिचुएशन में जनरली क्या होता है, इंटर कंट्री ट्रांसपोर्ट थोड़ा मुश्किल हो गया। ब्रिटेन से स्टील लाना, आयरन लाना थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, तो इंडियन रेलवेज ने टिस्को कंपनी की तरफ अपना जो सप्लाई था, जो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, वो टिस्को कंपनी से सी सच ए लच। इवन दो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसे हमने देखा कि वर्ल्ड के लिए तो अच्छी चीज़ नहीं थी, पर हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा था इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑल्सो, बिकॉज आवर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर गई उस समय। The same thing happened with the steel industry. As the war dragged on for several years, TISCO had to produce shells and carriage wheels for the war. By 1919, the colonial government was buying 90% of the steel manufactured by TISCO. जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी तो 1918 तक चली, और जब इन लोगों ने टिस्को का स्टील लिया और देखा तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी, सो उन्होंने इसको कंटिन्यू किया और 90% तक उनका जो स्टील था वो टिस्को से ही बन रहा था। ओवर द टाइम टिस्को बिकेम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, और उस समय ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ये सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री हो गई टिस्को, जो स्टील का प्रोडक्शन करने लगी। In the case of iron and steel, as in the case of cotton textile, industrial expansion occurred only when British imports into India declined and the market for Indian industrial goods increased. दोनों केस में हमने यही देखा, आयरन और स्टील का केस हो या कॉटन या टेक्सटाइल का केस हो, एक्सपेंशन तभी हुआ जब इन्हीं चीज़ों के, टेक्सटाइल के, आयरन और स्टील के इंपोर्ट ब्रिटेन से आना कम हुए, और जब उस डिमांड को इंडिया में बने हुए चीज़ों से पूरा किया गया, तभी हमारे दोनों आयरन एंड स्टील एंड कॉटन टेक्सटाइल्स का एक्सपेंशन हमने देखा। वैसे इन लाइंस में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं छुपी हुई, लेकिन एक बहुत ही साउंड लॉजिक छुपा हुआ है। लॉजिक ये है कि इंडिया का इंडस्ट्री तब ग्रो हुआ जब ब्रिटेन से इंपोर्ट आना बंद हुआ, और ये हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीरियड में। दिस हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर, एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड एंड द इंडस्ट्रियल क्लास बिकेम स्ट्रॉन्गर, द डिमांड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकेम लाउडर। अब भाई सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई, इंडस्ट्रियां यहाँ फैलने लगी, लोग पैसे वाले होने लगे, तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन और भी ज़्यादा हो गया। स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कंसीड मैनी ऑफ दीज डिमांड्स इन द लास्ट डेकेड ऑफ कॉलोनियल रूल। अब भाई ये सारे लोग पैसे वाले होने लगे, इंडिया के भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो रिच होने लगे और अपनी अपनी डिमांड रखने लगे, और क्योंकि वो अपनी अपनी डिमांड रखने लगे तो अब भाई अब इंडिया वॉज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, पैसे वो कमा रहे हैं, तो
स्ट्रांग हो रहे हैं तो उनकी कुछ ना कुछ डिमांड भी उनको माननी पड़ेंगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनकी. तो एट द एंड दे एक्चुअली स्टार्टेड some kind of alteration in their strict rules और डिमांड्स को. इंडियन जो चीज़ों की जो डिमांड थी और या इंडियन लोगों की जो डिमांड थी उसको भी वो अब एग्री हो रहे थे धीरे धीरे. नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ द स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं. अक्टूबर 1919 की ये फिल्म है. नाउ टू मीट द डिमांड ऑफ द वॉर, टिस्को हैड टू एक्सपैंड इट्स कैपेसिटी एंड एक्सटेंड द साइज ऑफ द फैक्ट्री. वॉर के टाइम पर डिमांड बढ़ गई तो टिस्को को अपनी फैक्ट्री को बड़ा करना पड़ा. अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने फैक्ट्री को बड़ा किया. द प्रोग्राम ऑफ एक्सपेंशन कंटिन्यूड आफ्टर द वॉर. पर ये एक्सपेंशन जो था ये वॉर खत्म होने पर रुका नहीं, ये चलता रहा. और यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में उन्होंने अब नई नई चीज़ों को फैक्ट्री का एक्सपेंशन कर रहे हैं. देखिए इधर ही फैक्ट्री है और इस एरिया में भी वो फैक्ट्री का एक्सपेंशन कर रहे हैं. यहाँ पर भी वो शायद कोई नई चीज़ लगाना चाहते हैं. यहाँ पर वो एक बॉयलर और एक नया पावर हाउस लगाने की वो तैयारी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पिक्चर. 1919 में उन्होंने इस काम को किया तो इसका फैक्ट्री का एक्सपेंशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है. So that was about the iron and steel industry of India. एग्जाम में इस टॉपिक से हमें एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा. कॉटन टेक्सटाइल से हो सकता है या आयरन एंड स्टील से. आयरन एंड स्टील ज़्यादा हो सकता है, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि डे टू डे में उसका ज़्यादा वायबल यूज़ है. Just go through this video at least 4-5 times. You will definitely be able to answer the question जो इस टॉपिक से पूछा जाएगा.